आज से ठीक 130 साल पहले दिसंबर 1896 की कड़कड़ाती ठंड में नेपाल के पाल्पा के गवर्नर खड़क शमशेर और एक जर्मन पुरातत्वविद डॉक्टर फुहरर लुम्बिनी की जंगलों में एक ऐसे रहस्य की तलाश कर रहे थे जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा पत्थर का स्तंभ जो सदियों से जमीन के नीचे दफन था, लेकिन जब उस पर जमी मिट्टी को साफ किया गया तो उस पर 2500 साल पुराना एक ऐसा सच लिखा था जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। क्या था वो राज और क्यों आज भारत और नेपाल के बीच एक अदृश्य धागा करोड़ों लोगों को आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। आज हम बात करेंगे इस विषय पर रह करके कि लुम्बिनी की वो स्तंभ के बारे में जहां पर सम्राट अशोक ने ये पता लगाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संदेश टू प्रभाकर। आज हम किसी विवाद पर नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर बात करेंगे जो हमारे गौरवशाली अतीत का हिस्सा है। हम बात करेंगे सम्राट अशोक की उस ऐतिहासिक लुम्बिनी यात्रा की जिसने टैक्स के नियम बदल दिए, और साथ ही जानेंगे कि कैसे जनकपुर और अयोध्या का अमर संबंध आज 2026 में पर्यटन का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन सम्राट अशोक ने लुम्बिनी के उस स्तंभ पर ऐसा क्या लिखवाया था जिसे पढ़कर इतिहासकार हैरान रह गए। चलिए इससे गहराई से समझते हैं कि आखिर इसका राज क्या है और उसे मिलने के बाद उन लोगों को, जो लोग खोज करता थे, पुरातात्विकविद थे, उन लोगों को क्या मिला और दुनिया को उन लोगों ने क्या बताया उसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। बात आती है ईसा पूर्व 249 यानी कि 249 की कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना चूंकि महान मौर्य सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में एक विशेष यात्रा पर निकलते हैं। गंतव्य था शाक्य मुनि बुद्ध की पावन जन्मस्थली लुम्बिनी। इस यात्रा को अमर बनाने के लिए उन्होंने बलुआ पत्थर से निर्मित एक भव्य पालिशदार स्तंभ स्थापित किया जिसे आज हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह नेपाल की धरती पर पाया गया अब तक का सबसे प्राचीन प्रमाणिक शिलालेख है जो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस स्तंभ की कुल ऊंचाई लगभग 6 मीटर यानी 20 फीट है। आप सोच रहे होंगे कि इस पर क्या लिखा था। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग के यात्रा वृतांत बताते हैं कि आसमानी बिजली गिरने से इसका ऊपरी हिस्सा खंडित हो गया था, लेकिन इसके निचले हिस्से पर उत्कीर्ण 5 पंक्तियों ने एक ऐतिहासिक सच को सुरक्षित रखा है। जो लोग लुम्बिनी घूमने जाते हैं तो लुम्बिनी की जो माया देवी की मंदिर है वहीं उसी के पास में यह अशोक का स्तंभ आपको देखने को मिल जाएगा। सम्राट अशोक ने इस पर स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि चूंकि यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है इसलिए लुम्बिनी ग्राम को उबली के यानी तमाम धार्मिक करों से पूरी तरह मुक्त किया जाता है। टैक्स नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो अनाज का कर पहले राजा को दिया जाता था उसे घटाकर सिर्फ 8 भागिए यानी कुल उपज का सिर्फ 1 यानी कि 8 भाग में से 1 भाग कर दिया गया। सोचिए 2500 साल पहले एक सम्राट अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए आर्थिक नीतियां बदल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास की इस सबसे पवित्र भूमि पर आज यानी साल 2025 और 2026 में पर्यटन की स्थिति क्या है? कितने पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए? उस आंकड़ों में एक ऐसा चौंकाने वाला बदलाव आया है जिसने पर्यटन विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या लुम्बिनी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है या फिर घटी है? आइए देखते हैं इसके असली सरकारी आंकड़े क्या है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार से हम देखेंगे कि पर्यटक कितने आते हैं और इससे होने वाले हमारे क्या लाभ हो सकता है। अगर हम लुम्बिनी विकास कोष की हालिया रिपोर्ट को देखें तो एक बेहद दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है कि साल 2024 में लुम्बिनी में रिकॉर्ड किया गया
कि 11.72 लाख पर्यटक आए थे, लगभग 11 लाख से ज्यादा आए थे। लेकिन साल 2025 में यह संख्या मामूली रूप से घटकर 11.14 लाख रह गई। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि नेपाली और भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 7% से लेकर के 10% की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण महेंद्र राजमार्ग के विस्तार कार्य की वजह से सड़कों की खराब स्थिति थी। लेकिन असली ओनर माइंडसेट वाली खबर यह है कि तीसरे देशों यानी अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट धारकों जैसे श्रीलंका से हुए, थाईलैंड से, म्यांमार से और वियतनाम से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 26.54% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोस्तों जरा ठहरिए और सोचिए, जब दुनिया के कोने कोने से लोग हमारी इस पावन धरती के इतिहास, शांति और संस्कृति को देखने शायद समंदर पार से आ रहे हैं, तो क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी इस महान विरासत की कहानी को घर घर तक पहुंचाएं? हम अपने नेपाल की पहचान को पूरी दुनिया तक लेकर के जाएं, हम अपने नेपाल की संस्कृति को, गौरव को, इस मिट्टी की पहचान को पूरी दुनिया तक दिखाएं। इसीलिए तो शांति का देश कहा जाता है। और आज इस बुद्ध के देश में विभिन्न युद्ध की स्थिति बन रहे हैं, विभिन्न किस्म की मतभेद चल रहे हैं, विभिन्न किस्म के द्वंद्व चल रहे हैं, उन सबको खत्म करना चाहिए। कि हमारी मिट्टी का इतिहास इतना समृद्ध है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए और अपने कम से कम 5 दोस्तों में या स्टडी ग्रुप में इसे तुरंत शेयर कीजिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, हमारी साझा विरासत का संदेश है जो हर एक नागरिक तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो नेपाल का हो या फिर भारत का हो। लुम्बिनी की इस शांति यात्रा के बाद अब वक्त आता है कि इतिहास के उस सबसे अटूट और अमर संबंध को देखने का, जो त्रेता युग से आज के इस आधुनिक युग तक करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की। इन दिनों शहरों के बीच पर्यटन का जो नया डाटा सामने आया है, उसकी तुलना आपको हैरान कर देगी। हम बात करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अयोध्या और हमारा जनकपुर धाम, और हम बात करते हैं लुम्बिनी का, क्योंकि ये सीधे सीधे नेपाल और भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। और हम जब इसकी बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि जैसे त्रेता युग में जो संबंध माता सीता और प्रभु श्री राम के विवाह से जुड़ा था, आज वही संबंध दोनों देशों के बीच रामायण सर्किट के जरिए पर्यटन क्रांति का आधार बन चुका। किसने क्या किया वो एक गहन विचारणीय विषय है और उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो हमारे अटूट संबंध हैं, जो कि सम्राट अशोक के लुम्बिनी स्तंभ से लेकर अयोध्या जनकपुर को जोड़ने वाली सांस्कृतिक डोर तक, इतिहास हमें सिर्फ एक ही बात सिखाता है कि हमारी विरासत ही हमारी असली ताकत है। चाहे वह लुम्बिनी में बढ़ता हुआ इंटरनेशनल टूरिज्म हो या रामायण सर्किट के जरिए मजबूत होते हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते। आज का यह वीडियो किसी विवाद के लिए नहीं, बल्कि आपके आत्मचिंतन के लिए है। मैं आप सभी से एक सकारात्मक सवाल पूछना चाहता हूं। हम अपने स्थानीय ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को वैश्विक स्तर पर और अधिक पहचान दिलाने के लिए एक नागरिक के रूप में क्या योगदान दे सकते हैं? क्या हमारा फर्ज बनता है? इस पर विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी शालीनता के साथ में जरूर साझा कीजिएगा। आपके हर एक कमेंट को मैं खुद पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इसी तरह लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए हमें भी विदा दीजिए। नमस्ते।